एक लड़की को रास्ते में एक अजीब सा पत्थर मिलता है जिसे वो एक मूर्ति की आंख में लगा देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई गुप्त बटन दब गया हो और मूर्ति के मुंह से एक टिड्डा बाहर निकल आता है। लड़की अभी उलझन में खड़ी ही थी कि उसकी माँ उसे जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए आवाज देती है। जब लड़की अपनी मंजिल पर पहुंचती है तो वो देखती है कि वही कीड़ा भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया है। वो कीड़ा लड़की को एक पुराने भूल भुलैया के पास ले जाता है। भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर एक भेड़ के सींग जैसी मूर्ति लटकी हुई थी। लड़की उत्सुकता में और आगे जाना चाहती है, लेकिन तभी उसकी नौकरानी उसे टोक देती है और जल्दी वापस चलने को कहती है। वो लड़की को बताती है कि अंदर सिर्फ पत्थरों का ढेर है और अंदर जाने पर वो रास्ता भटक जाएगी। लड़की को मजबूरन कीड़े का पीछा छोड़ नौकरानी के साथ वापस लौटना पड़ता है। उसी रात लड़की एक अजीब आवाज सुनकर जाग जाती है। पता चलता है कि दिन वाला वही कीड़ा रात में फिर उससे मिलने आया है। लड़की एक किताब निकालती है और उस पर बने चित्र की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछती है कि क्या वह कोई परी है। कीड़ा शायद लड़की की बात समझ जाता है। वो अपने शरीर को कुछ बार हिलाता है और एक इंसानी रूप वाली छोटी परी में बदल जाता है। इसके बाद वो बाहर की तरफ उड़ जाती है। उत्सुकता के मारे लड़की भी उसके पीछे पीछे चल देती है। वो परी का पीछा करते हुए उसी भूल भुलैया के सामने पहुंच जाती है। इस समय लड़की नौकरानी की दिन वाली चेतावनी को पूरी तरह भूल चुकी थी। चांद की तेज रोशनी में वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। नीचे पहुंचकर वो कुछ बार आवाज लगाती है कि क्या वहां कोई है, लेकिन आसपास देखने पर कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक उसके पीछे एक अजीब सा जीव प्रकट होता है जिसका सिर भेड़ जैसा और शरीर पेड़ जैसा था और उसके पूरे शरीर से मिट्टी की महक आ रही थी। वो जीव कहीं लड़की डर न जाए इसलिए जल्दी से सफाई देते हुए कहता है कि वो पाताल लोक का पैन गॉड है। वो कभी लड़की का सेवक हुआ करता था। लड़की के पिता पाताल लोक के राजा है और माँ चांद की देवी है और लड़की खुद पाताल लोक की राजकुमारी है जिसका नाम राजकुमारी मोआना है। इंसानी दुनिया के नीले आसमान और सफेद बादलों की चाहत में वो चुपके से यहाँ आ गई थी, लेकिन सूरज की तेज धूप से झुलसने के कारण उसकी आंखों की याददाश्त चली गई। पैन गॉड की बातें सुनकर लड़की को इस सब पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो सोचती है कि आपके कह देने भर से मैं कैसे मान लूं। तब पैन गॉड उससे पूछता है कि तुम अपने बाएं कंधे पर देख सकती हो, क्या वहाँ चांद के आकार का कोई जन्मजात निशान है? यही सबसे बड़ा सबूत है। लड़की मन ही मन सोचती है कि उसके बाएं कंधे पर वाकई ऐसा निशान है, पर इसे ये बात कैसे पता चली? क्या वो सच में इंसानी दुनिया में खोई हुई एक राजकुमारी है? इसके तुरंत बाद पैन गॉड उसे बताता है कि भूल भुलैया का रास्ता खोलने और पाताल लोक वापस लौटने के लिए उसे पूर्णिमा से पहले किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। इसके बाद वो लड़की को एक किताब सौंपता है और हिदायत देता है कि जब वो बिल्कुल अकेली हो तभी इसे खोले, क्योंकि तभी इसमें करने वाले काम दिखाई देंगे। लड़की से रहा नहीं जाता और वो तुरंत किताब खोल कर देखती है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। जब तक लड़की का ध्यान वापस लौटता पैन गॉड वहाँ से गायब हो चुका था। अगले दिन नहाते समय जब आसपास कोई नहीं था, लड़की चुपके से कोने में छुपाई हुई किताब निकालती है। जब वो उसे दोबारा खोलती है तो किताब पर सचमुच कुछ शब्द उभर आते हैं। निर्देशों के अनुसार उसे घर के पास एक सूखा हुआ बड़ा पेड़ ढूंढना था जिसके अंदर एक विशालकाय मेंढक रहता था। उस मेंढक ने पेड़ की ग्रोथ को रोक रखा था। अगर वो उसके मुंह में 3 जादुई पत्थर डाल दे और उससे सोने की चाबी हासिल कर ले तो वो पेड़ फिर से हरा भरा और घना हो सकता था। लड़की को घर के पास वो पेड़ मिल जाता है। वो अपने ऊपरी कपड़े उतारकर एक टहनी पर टांग देती है और हिम्मत जुटाकर पेड़ की जड़ के खोखले रास्ते से अंदर रेंगने लगती है। पेड़ की जड़ें पूरी तरह सड़ चुकी थी। अंदर का माहौल बहुत उमस भरा और अंधेरा था और चारों तरफ घिनौने कीड़े मकोड़े थे। लड़की हिम्मत करके खोखले रास्ते के आखिरी छोर तक पहुंचती है और वहां सचमुच एक बड़ा सा मेंढक बैठा था। लड़की मन ही मन सोचती है कि आखिरकार मैं भी एक राजकुमारी हूँ, मुझे सीधे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसलिए वो पहले प्यार से बात करने का फैसला करती है। वो मेंढक को समझाने लगती है और उससे पूछती है कि वो क्यों इस गुफा पर कब्जा जमाकर पेड़ को बढ़ने से रोक रहा है। क्या उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है? मेंढक मन ही मन सोचता है कि ये लड़की वहाँ खड़े होकर क्या बड़बड़ा रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसका ध्यान लड़की के गले के पास मौजूद एक कीड़े पर जाता है। ऐसा लगता है कि मेंढक को बातों से समझाना नामुमकिन था, इसलिए लड़की 3 जादुई पत्थरों को कीड़ों के साथ मिला देती है। मेंढक भी बिना सोचे समझे उन्हें फटाफट निकल लेता है। इसके तुरंत बाद उसके पेट में भारी उथल पुथल शुरू हो जाती है और वो उल्टी करके बहुत सारा चिपचिपा कचरा बाहर निकाल देता है। इस तरह लड़की को आसानी से वो सोने की चाबी मिल जाती है। रात के समय जब वो भूल भुलैया में पैन गॉड से मिलने जाती है तो पैन गॉड उससे वो सोने की चाबी नहीं मांगता, बल्कि उसे संभाल कर रखने को कहता है, क्योंकि आगे के 2 टास्क में इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद पैन गॉड लड़की को एक चाक देता है और बताता है कि दीवार पर इस चाक से एक दरवाजा बनाने भर से वो अपनी मनचाही जगह पर पहुंच सकती है। फिर पैन गॉड एक रेत की घड़ी निकालता है और लड़की की मदद के लिए 3 छोटी परियों को भी उसके साथ भेजता है, क्योंकि अगली जगह बहुत खतरनाक थी। वहाँ कोई इंसान नहीं रहता था। पैन गॉड उसे बार बार चेतावनी देता है कि वहाँ का खाना चाहे कितना भी स्वादिष्ट और 56 भोग जैसा क्यों न लगे, उसमें से कुछ भी मत खाना, क्योंकि ये तुम्हारी जान का सवाल है। वो लड़की को ये भी समझाता है कि रेत की घड़ी का आखिरी कतरा गिरने से पहले उसे वहाँ से निकल आना होगा, वरना वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगी और कभी बाहर नहीं आ पाएगी। अपना काम अच्छी तरह समझने के बाद लड़की दीवार पर चाक से एक दरवाजा बनाती है। उसे धीरे से धक्का देती है तो अंदर एक लंबा गलियारा दिखाई देता है। उसी समय रेत की घड़ी शुरू हो जाती है। लड़की एक छोटी स्टूल पर पैर रखकर अंदर जाती है। डर के मारे वो एक बार पीछे मुड़कर रेत की घड़ी को देखती है और फिर उस लाल गलियारे को पार करते हुए आखिरी छोर तक पहुंच जाती है। लड़की को वहाँ एक मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान सजे हुए दिखते हैं, लेकिन उनकी रखवाली कर रहा दानव बेहद डरावना था। उसका पूरा शरीर एकदम सफेद था और उसकी आंखें नहीं थी। दानव को बिना हिले डुले बैठा देखकर लड़की उसके सामने रखी प्लेट को ध्यान से देखती है, जिसमें शायद उस दानव की आंखें रखी हुई थी। उत्सुकतावश लड़की उन्हें उठाकर देखती है, पर घिन आने की वजह से वापस रख देती है। जब वो आसपास की दीवारों पर देखती है तो वहाँ उस दानव द्वारा बच्चों को बेरहमी से मारने और खाने की तस्वीरें बनी हुई थी और कमरे के एक कोने में बच्चों के जूतों का ढेर लगा था। ये साफ था कि यहाँ आने वाले बच्चों को वो दानव खा जाता था। लड़की बुरी तरह डर जाती है और पैन गॉड की दी हुई परियों को आजाद कर देती है। परियां उसे 3 तालों की तरफ ले जाती है
और बीच वाले ताले को चाबी से खोलने का इशारा करती है। लेकिन लड़की परियों की बात न मानकर सीधे बाई तरफ वाला ताला खोलती है और उसके अंदर से सोने का खंजर निकाल लेती है। काम पूरा होते देख लड़की राहत की सांस लेती है। जब वो जाने वाली होती है तो उसकी नजर मेज पर रखे खाने पर पड़ती है। वो मुड़कर देखती है कि दानव अभी तक जागा नहीं है, तो वो सोचती है कि थोड़ा सा खा लेने से किसे ही पता चलेगा। पास खड़ी परिया उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, पर लड़की उनकी बात अनसुनी करके एक अंगूर उठाकर अपने मुंह में डाल लेती है। तभी एक भयानक घटना घटती है। दानव के हाथ अचानक हिलने लगते हैं। वो प्लेट से अपनी आंखें उठाता है, उन्हें अपने हाथों की हथेलियों में फिट करता है और अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाकर चारों तरफ देखने लगता है कि उसका खाना किसने चुराया। इस बीच लड़की को अपने पीछे मंडरा रहे इस खतरे का जरा भी एहसास नहीं होता। वो एक अंगूर खाने के बाद भी नहीं रुकती और दूसरा खाने की तैयारी करती है। छोटी परिया दानव को रोकने और समय बिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है। लड़की बुरी तरह सहम जाती है और कुछ देर तक स्तब्ध होकर देखती रहती है। जब वो देखती है कि अब अगला नंबर उसी का है, तब जाकर वो होश में आती है और डर के मारे एग्जिट की तरफ भागती है। दानव अपने दोनों हाथ फैलाकर हर तरफ टटोलता है और अजीब सी चीखें निकालता है। लड़की जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है, रेत की घड़ी का आखिरी कतरा गिर जाता है और पत्थर का दरवाजा बंद हो जाता है। लड़की बेहद घबरा जाती है। वो चाक निकालती है ताकि एक और दरवाजा बना सके, लेकिन हड़बड़ी में चाक टूट जाती है। वो फुर्ती से बची हुई चाक निकालती है और अपने सिर के ऊपर की पथरीली छत पर एक छोटा सा दरवाजा बनाती है। मौत का साया बिल्कुल करीब आ चुका था, लेकिन इस बेहद मुश्किल हालात ने उसके भीतर की छिपी हुई ताकत को जगा दिया। वो अपने दांत भींचकर उस तंग रोशनदान के रास्ते ऊपर चढ़ जाती है और दानव के झपट्टा मारने से ठीक पहले उस चाक वाले दरवाजे को कसकर बंद कर देती है, जब तक कि आखिरी दरार भी गायब नहीं हो जाती। तब जाकर वो उस अंधेरे में हांफते हुए बैठती है और चैन की सांस लेती है। उसी रात पैन गॉड अंधेरे से बाहर आता है। वो लड़की को बधाई देता है कि उसकी माँ की तबीयत अब सुधर रही है, लेकिन ओफेलिया सच बताने में हिचकिचाती है। तभी पैन गॉड परियों वाला डिब्बा खोलता है। 3 परियों में से अब सिर्फ एक ही बची थी, जो पैन गॉड को लड़की की सारी गलती सच सच बता देती है। ये सुनकर पैन गॉड गुस्से से लाल पीला हो जाता है। इसके बाद पैन गॉड वापस अंधेरे में गायब हो जाता है और लड़की को गहरे पछतावे में अकेला छोड़ देता है। दूसरी तरफ लड़की का सौतेला पिता कैप्टन विडाल पहाड़ों के छापामार विद्रोहियों से परेशान था। विद्रोहियों ने उनकी रसद ले जाने वाली ट्रेन को उड़ा दिया था, लेकिन वे कुछ लेकर नहीं गए थे। जब कैप्टन ये सोच ही रहा था कि दुश्मन का इरादा क्या है, तभी पीछे के कैंप से धमाके की आवाज आती है। उसे समझ आता है कि उसे धोखे से दूर ले जाया गया था। कैंप का सारा सामान चोरी हो चुका था और तालों को तोड़े जाने का कोई निशान भी नहीं था। वो बचे हुए सैनिकों के साथ पीछा करता है और एक विद्रोही को पकड़ लेता है। बदकिस्मती से वो विद्रोही बहुत सख्त था और प्रताड़ना झेलने के बाद भी कुछ नहीं उगल रहा था। कैप्टन डॉक्टर को बुलाता है ताकि विद्रोही की जान बचाई जा सके और उससे पूछताछ जारी रहे। लेकिन इलाज के दौरान कैप्टन नोटिस करता है कि डॉक्टर के बॉक्स की दवाइयां बिल्कुल वैसी ही है जैसी विद्रोहियों के पास से मिली थी। वो सैनिकों को डॉक्टर पर नजर रखने को कहता है और खुद ऑफिस की तरफ भागता है। वो उन दवाइयों का मिलान करने के लिए ऑफिस जाता है। डॉक्टर के जासूस होने का सच पूरी तरह सामने आ चुका था, लेकिन जब कैप्टन गन लेकर डॉक्टर से हिसाब चुकता करने जा रहा होता है, तभी ऊपर से बर्तन गिरने की आवाज आती है। वो कमरे में जाकर देखता है तो लड़की बेड के नीचे दुबकी हुई थी। कैप्टन उसे खींचकर बाहर निकालता है और बेड के नीचे का राज खुल जाता है। सब खत्म हो गया। माँ की मायूस आंखों के सामने ओफेलिया सफाई देती है कि ये पैन गॉड की दी हुई मैंड्रेक की जड़ है, जिसे बेड के नीचे रखने से माँ की बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन माँ को लगता है कि लड़की ये परियों की कहानियां पढ़ पढ़ कर पागल हो गई है। वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करती और उस जड़ को जलती हुई अंगीठी में फेंक देती है, ताकि लड़की को ये एहसास हो सके कि असल जिंदगी कोई खूबसूरत कहानी नहीं होती। और अगले ही पल माँ के पेट में भयानक दर्द उठता है और वो दर्द से जमीन पर गिर जाती है। वो जड़ भी आग में तड़पते हुए अजीब सी आवाजें निकालने लगती है और उसी समय एकमात्र मददगार डॉक्टर भी कैप्टन की गोली का शिकार हो चुका था। विद्रोही को और दर्द न झेलना पड़े, इसलिए डॉक्टर ने उसे हैवी डोज देकर हमेशा के लिए सुला दिया था। आखिरी वक्त तक डॉक्टर का ये कदम साबित करता है कि चिकित्सा और इंसानियत हमेशा कैप्टन की ताकत और क्रूरता से ऊपर होती है। कमरे के बाहर माँ के चीखने की आवाजें आ रही थी। खून से सने कपड़े बाहर लाए जा रहे थे। ओफेलिया घबराहट में दरवाजे पर इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो अपने इकलौते सहारे को खोने से डरती थी। दूसरी तरफ कैप्टन विडाल बिल्कुल शांत था। डॉक्टर की मौत की खबर सुनकर भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसे सिर्फ इस बात की परवाह थी कि उसका बेटा सुरक्षित पैदा हो। छोटी ओफेलिया ने अपनी प्यारी माँ को खो दिया। माँ के अंतिम संस्कार के बाद उसकी सबसे अच्छी देखभाल करने वाली हाउसकीपर भी रात के अंधेरे में वहाँ से भागने की तैयारी करती है, क्योंकि कैप्टन को उसकी असलियत पर शक होने लगा था। वो लड़की से विदा लेना चाहती थी, लेकिन लड़की के रोने और गिड़गिड़ाने के कारण वो उसे भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। उस तूफानी और बरसाती रात में दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जंगल की तरफ भागती है। तभी पैन गॉड दोबारा सामने आता है और लड़की को एक आखिरी मौका देता है। टास्क ये था कि उसे अपने छोटे भाई को कैप्टन के पास से चुरा कर लाना होगा, ताकि वो पाताल लोक वापस जा सके। वो बच्चे को लेकर भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर पहुंचती है, लेकिन उसे पता चलता है कि पैन गॉड उस मासूम बच्चे के खून की बूंदों से पाताल लोक का रास्ता खोलना चाहता है। ओफेलिया अपने भाई को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और वो साफ मना कर देती है, चाहे इसके लिए उसे हमेशा के लिए यही क्यों न रहना पड़े। तभी सौतेला पिता अपने बच्चे की चोरी की बात जानकर वहाँ पीछा करते हुए पहुंच जाता है। लड़की को हवा में बातें करते देख वो आगे बढ़ता है, बच्चे को छीन लेता है और बिना किसी रहम के ओफेलिया को गोली मार देता है। कैप्टन बच्चे को लेकर जैसे ही भूल भुलैया से बाहर आता है, विद्रोही सैनिक पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। कैप्टन वही मारा जाता है। ओफेलिया खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाती है और उसका खून भूल भुलैया के पत्थरों में समा जाता है। एक चमकदार सुनहरी रोशनी के बीच उसकी आत्मा पाताल लोक पहुंच जाती है। वहाँ के राजा और रानी बिल्कुल उसके माता पिता के रूप में दिखाई देते हैं। वे ओफेलिया से कहते हैं कि अपने भाई की जान न लेना ही उसकी आखिरी परीक्षा थी, जिसमें वह पास हो गई है। अब वो हमेशा के लिए अपने लोक वापस आ सकती है। लेकिन जैसे ही वो सुनहरी रोशनी गायब होती है, असल दुनिया में ओफेलिया दम तोड़ देती है। ये एक उदास और गंभीर परियों की कहानी है, जहाँ ओफेलिया असल जिंदगी के
के अंधेरे और दुखों का सामना नहीं कर पाती। वो एक जादुई जिंदगी की चाहत रखती है और वो पाताल लोक असल में उसकी अपनी कल्पनाओं का संसार था। ये कहानी असल जिंदगी की कड़वी सच्चाई को बखूबी बयां करती है।